जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जो है करेंट अफेयर की क्लास को करने वाले हैं और ये करेंट अफेयर जो है इस सप्ताह यानी कि पिछले सप्ताह का जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है उसको हम लोग जो है करने वाले हैं। कहां से कहां तक? तो 1 से लेके 8 जून तक का जो है जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे टॉपिक को जो हम लोग जो है यहाँ कवर करने वाले हैं। आपको हम बता दें, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का कर रहे हो, चाहे रेलवे का कर रहे हो, ठीक है, या आप जो है दरोगा का तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो, या सिविल सर्विस का भी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से आपको जो भी हम करंट अफेयर बताएंगे, तो जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 1 से लेके 8 जून के बीच, वो सारा डाटा को हम जो है एक जगह कलेक्ट किए हैं और एक जगह जो है हम आपको जो है बताने वाले हैं। और सभी एग्जाम के दृष्टि से जो है ये क्या रहने वाला है, क्लास काफी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को जो है शुरू से लेकर जो है अंत तक देखिएगा। इसमें हम जो है राष्ट्रीय स्तर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो गया, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जो देश में जो है महत्वपूर्ण घटना घटी है, विदेश का जो महत्वपूर्ण घटना है, उसके बाद खेल जगत, महत्वपूर्ण नियुक्ति जो है इस सप्ताह में जो है कौन कौन सा हुआ है उसको लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो बिहार का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको भी हम जो है एक अलग टॉपिक में जो है उसको भी जो है लिए हैं, और जो भी महत्वपूर्ण है इस सप्ताह के बीच बिहार का करंट अफेयर उसको भी हम क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो लगभग जो है 8 से 9 टॉपिक का जो है करंट अफेयर हम जो है यहाँ पर जो है कवर करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण दिवस। सबसे पहले हम लोग किसको देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण दिवस को देखने वाले हैं। और हम लोग जो है महत्वपूर्ण दिवस को क्या करेंगे, सबसे पहले कवर करेंगे। 1 से लेके 8 जून के बीच जो है जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको हम लोग जो है कवर करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस से, ठीक है। तो महत्वपूर्ण दिवस की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह का जो है 1 जून को जो मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व जो है दुग्ध दिवस जो है मनाया गया था। कब? तो 1 जून को जो है विश्व यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे जो है मनाया गया था, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना को जो है 2 जून का जो है स्थापना हुआ था तेलंगाना, जो कि ये जो है किससे अलग होके बना था, ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य से जो है अलग हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य से क्या हुआ था, ये जो है अलग होकर जो है केम्मा भारत का जो 29वां राज्य बना था। केम्मा राज्य बना था, भारत का 29वां राज्य बना था। कौन? तेलंगाना। इसलिए जो है 2 जून को जो है किसका स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं, आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक जो है किन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है क्या किसे का क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक। इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो आपको याद रखना है, इनका जन्म जो है 25 नवंबर को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 25 नवंबर को हुआ था, याद रखना, ठीक है। अगला है 3 जून। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस जो है कब मनाते हैं? 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। अगला है 5 जून। 5 जून को हम लोग जो है हाल फिलहाल में ही बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है हम लोग कब मना है? 5 जून। सबसे पहली बार जो है पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है 5 जून। कब मनाया गया था? तो 5 जून 1973 को जो है सबसे पहली बार जो है क्या बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1973, ठीक है। नेक्स्ट है 7 जून। नेक्स्ट है 7 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो ये सप्ताह का जो है ये इतना जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आपको क्या रखना है, याद महत्वपूर्ण दिवस है, ये आपको जो है याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, अगला टॉपिक जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि देश में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग जो है देखने वाले हैं, यानी कि नेशनल अफेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो है पीएम गति शक्ति के, ये जो है पीएम गति शक्ति जो है ये रोड को जो है यानी कि पूरे भारत को जो है
रोड जो भी है यानी कि नेशनल हाईवे है उसको जो है डेवलप करने की बात कहा, यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो है किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्य जो भी भारत का 28 राज्य है, सभी राज्य का जो मेन सिटी है, यानी कि पूरे भारत को जो है इस प्रोजेक्ट के तहत जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है, ताकि जो है व्यापार जो है आसानी ढंग से हम लोग कर सके और कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। इसके तहत जो है क्या किया गया है, शुरू किया गया है पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत। इसमें इसके तहत अगर हम बात करें तो इसके तहत जो है 24,249 करोड़ रुपया जो है एनएच प्रोजेक्ट जो है दिया गया है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। जिसमें जो है भारत सरकार की जो है आर्थिक मामलों की जो है कैबिनेट समिति ने जो है बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना, तो इसके तहत अभी जो है मात्र 4 राज्य को, ठीक है, कितने राज्य, 4 राज्य, कौन कौन, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में जो है नए राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल बनाने के लिए जो कितना, तो 24,249 करोड़ रुपया को जो है क्या दिया गया है, तो 24,249 करोड़ रुपया को जो है मंजूरी मिला है। और इसमें जो है बिहार के जो है बेगूसराय भी शामिल है, आपको याद रखना क्या शामिल है, तो बिहार के बेगूसराय मुंगेर कॉरिडोर भी शामिल है, यानी कि बेगूसराय से लेके मुंगेर तक जो है इसी टाइप से जो है क्या बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे जो है बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके तहत बनाया जाएगा, तो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत जो है ये चीज जो है किया जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों के बीच जो है माल ढुलाई और यातायात और जो है व्यापार को क्या करना, तेज और आसान करना, ठीक है। क्योंकि रोड अगर अच्छा रहेगा, अगर रोड अच्छा रहता है तो व्यापार भी जो है आसानी से हो पाता है, यातायात भी जो है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और जो है कम खर्च में जो है एक जगह से दूसरी जगह भी जो आसानी से जाया जा सकता है। चलिए आगे देखिएगा, पीएम गति शक्ति योजना जो है किसकी शुरुआत कब हुआ था, तो अक्टूबर 2021 में जो है ये शुरुआत किया गया था, इसके बारे में आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्यों शुरुआत किया गया था, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो है तेजी लाई जा सके, इसलिए जो है इसको पीएम गति शक्ति योजना की जो है शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हाईवे से रिलेटेड, इसलिए आपको जो है ये भी याद रखना, जो कि भारत में जो हाईवे वगैरह का जो निर्माण का कार्य कौन करता है, तब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इसके द्वारा जो किया जाता है, यानी कि भारत में हाईवे बनाने का काम जो है कौन करता है, NHAI के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था, 1988 में। आपको पूछेगा NHAI का जो है स्थापना कब हुआ था, 1988। ये क्या काम करता है, तो राजमार्ग यानी कि NH वगैरह जो है निर्माण करने का काम जो है ये करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ये आरबीआई के द्वारा जो है महत्वपूर्ण पहल जो है किया गया है, आपको याद रखना है, किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा जो एक जो है महत्वपूर्ण पहल किया गया है, ये क्या है, तो हम आपको बता देते हैं ये क्या है, ठीक है, एक मिनट। तो आरबीआई के द्वारा जो ये महत्वपूर्ण पहल जो है क्या किया गया, तो ये जो है साइबर ठगी को रोकने के लिए जो है एक आरबीआई के द्वारा जो किल स्विच नामक जो है एक डिवाइस जो है लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत जो है अगर आपको संदेह हो कि मेरा अकाउंट जो है खतरे में है, तो आप एक बार में जो है वो बटन को दबाते हैं तो आपका अकाउंट जो है क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, आपका अकाउंट से जो है ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो है इसकी शुरुआत कौन किया है, तो आरबीआई के द्वारा किस नाम से किया गया है, किल स्विच, यानी कि किल स्विच के नाम से जो है ये किया गया। ऑनलाइन धोखाधड़ी और जो है साइबर क्राइम को जो है रोकने के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई डिजिटल पेमेंट ऐप के लिए एक जो है किल स्विच फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लागू होने पर जो है अगर किसी के साथ जो है धोखाधड़ी होता है तो इस बटन को जो है दबाते ही बैंक के सारे लेन देन क्या हो जाएंगे, तुरंत लॉक हो जाएंगे, जिससे जो है अपराधी के खाते में पैसा नहीं निकल पाएगा। यानी कि आपके खाते से भी जो है अगर आपको यानी कि कोई पैसा निकाल लिया, ठीक है, और वो अगर प्रयास करेगा पैसा निकालने का, तो उसका खाता भी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, वो भी निकाल नहीं पाए, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा आरबीआई के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना आपको याद होगा कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस कमीशन के सिफारिश पर, तो आपको याद रखना है हिल्टन यंग कमीशन की जो सिफारिश पर जो इसकी स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको याद रखना राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, कब हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को, सॉरी अप्रैल बोल रहा है, 1 जनवरी, कब हुआ था, 1 जनवरी
क्या याद रखना, 1 जनवरी को हुआ था। अप्रैल नहीं, 1 जनवरी। 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपको याद रखना। नेक्स्ट है, इसी में जो थोड़ा सा यूपीआई के बारे में हम ऐड कर दिए हैं। भारत में जो है डिजिटल पेमेंट जैसे कि यूपीआई को जो है एनपीसीआई रेगुलेट करते हैं, यानी कि यूपीआई जो है इसको कौन रेगुलेट करता है भारत में, किसके द्वारा चलाया जाता है, एनपीसीआई के द्वारा चलाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये जो है रेगुलेट करता है। और इसी की जो यूपीआई की जो शुरुआत हुई थी, इसको जो है कब शुरू किया गया था, 2016 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो एनपीसीआई के द्वारा जो है किसको शुरू किया गया था, यूपीआई को शुरू किया गया था, याद। यानी कि उसको चलाता कौन है, यूपीआई को कौन चलाता है, तो इसी को चलाता है एनपीसीआई। कौन चलाता है, एनपीसीआई के द्वारा इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो है परख। ये क्या है, तो ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये परख के द्वारा क्या किया गया है, जैसे आप जो है जानते होंगे, ये परख जो है आप जानते होंगे, जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया, ये शिक्षा को लेकर ये सुधार किया गया। क्या लेकर, शिक्षा को लेकर ये सुधार किया गया। जैसे आप लोग जो है आरबीआई के बारे में जानते होंगे, सॉरी आरबीआई बोल रहे हैं, सॉरी आप लोग जो है बिहार बोर्ड के बारे में जानते होंगे, सीबीएसई के बारे में जानते होंगे। यानी कि जो भी बोर्ड है जिसके द्वारा अपना अलग अलग राज्य जो है एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, या झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया। इसमें क्या होता है, तो सभी जो है अपने अपने तरीका जो है मार्क्स को देता है या एग्जाम को लेता है। लेकिन ये परख योजना के तहत जो है इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बात कहा गया है। इसके तहत जो है या मार्किंग की बात हो या एग्जाम की बात हो, तो सारे को जो है सेम करने का प्रयास किया गया परख के तहत। ठीक है, परख क्या है, ये जो पूरे देश में जो है स्कूली बच्चों को जो है परीक्षा परिणाम और ग्रेडिंग को जो है सभी बोर्ड, जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, में जो है एक समान बनाने के लिए जो है परख का नाम जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अब जो है पूरी तरह से जो है काम करने लगा है। इससे जो है अलग अलग बोर्ड के छात्रों के बीच जो है नंबर का भेदभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको याद रखना। यानी कि ये योजना के तहत जो भी जो है बोर्ड, जैसे सीबीएसई बोर्ड में जो है बच्चों को जो है 99.99% मार्क्स आ जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों को जो आज तक कभी भी जो है इतना मार्क्स नहीं आता था। ये सारे भेदभाव जो हो रहे थे इसको खत्म कर किया जाएगा, किसके तहत, परख के तहत जो है खत्म, और इसको जो है लागू भी कर दिया गया। ठीक है, परख का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड जो है एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर जो है होलिस्टिक। ठीक है, याद रखें, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये जो है किसका है, परख का फुल फॉर्म। ठीक है, और परख की शुरुआत जो किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि आप लोग सुने होंगे एनईपी के बारे में। किसके बारे में, एनईपी के बारे में, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये जो 2020 के तहत जो है इसको लाया गया है, यानी कि इसको जो है किसके तहत लाया गया है, एनईपी 2020 के तहत जो है किसको लाया गया है, परख को लाया गया। और जो स्कूली स्तर पर जो मॉडल था, जैसे 5+3+4 मॉडल पर जो है ये क्या है, परख जो है आधारित है, आपको याद रखना। ठीक है, एनईपी क्या था, तो 5+3+3+4 मॉडल पर जो है आधारित था। नेक्स्ट है केदारनाथ की जो है कैरी मी बैक, ये काफी जो है महत्वपूर्ण है। ये केदारनाथ वाला जो है, ये इसको आप लोग जो है याद रखिए। केदारनाथ में जो है प्रदूषण को कम करने के लिए, गंदगी को कम करने के लिए जो है ये शुरू किया गया है। ये नीति जो है कैरी मी बैक नीति की जो है शुरुआत किया गया। इसके तहत क्या होता है, जैसे प्लास्टिक बोतल, आप पानी पीने वाला बोतल को खरीदते हैं, तो केदारनाथ में जो है क्या, उसको जो है आप कहीं भी जो है फेंक दीजिएगा तो वहां पर जो है गंदगी फैलेगा। तो वहां पर जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो उस बोतल को आप जो है फेंकिए नहीं, जहां से लिए हैं वहां जाके आप दीजिएगा, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, तो कुछ रुपया जो है रिफंड मिल जाएगा। या अलग अलग जगह पर जो है स्टॉल लगाया गया है, दुकान खोला गया है, आप वहां भी जाके दीजिएगा, क्या किया जाएगा, तो उस बोतल का जो रुपया होगा वो उसके बदले आपको जो है रिफंड मिल जाएगा। ये शुरुआत कहाँ किया गया, केदारनाथ में किया गया। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जो है प्लास्टिक कचरे की जो है भारी समस्या से निपटने के लिए जो है मुझे वापस ले चलो, यानी कि कैरी मी बैक, मुझे कहाँ ले चलो, वापस ले चलो नीति लागू की गई है। इसके तहत श्रद्धालुओं को जो है खाली प्लास्टिक की बोतल और कचरा वापस जो है लाने पर जो है पैसा रिफंड किए जा रहे हैं, आपको याद रखना, ताकि जो है हिमालय के पर्यावरण
यानी कि हिमालय का जो पर्यावरण रहे वो क्या रहे, साफ रहे, इस कारण से जो है इसकी शुरुआत किया गया। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ से थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, केदारनाथ मंदिर जो है कहाँ है, तो उत्तराखंड में जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह जो है भगवान शिव के जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है, कौन सा, केदारनाथ धाम, जिसे जो है 8वीं शताब्दी में जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था, आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योग दिवस हम लोग मनाते हैं 21 जून को। कब मनाते हैं, योग दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक साल हम लोग जो है कब मनाते हैं, तो प्रत्येक साल जो है हम लोग जो 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, प्रत्येक साल जो है 21 जून को मनाते हैं। लेकिन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है मुख्य आयोजन जो इस बार कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा कोलकाता में इस बार किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, इस बार जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, यानी कि वेस्ट बंगाल के जो है कोलकाता में इस बार जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 जून को जो क्या इसकी आयोजन किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 21 जून 2026 को जो है मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो है मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में जो है आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का जो है थीम याद रखिएगा, योगा फॉर हेल्दी, उसके बाद है एजिंग। क्या है, योगा फॉर जो हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के लिए जो है क्या होता है, योग होता है, याद रखना, सॉरी योग होता है। स्वास्थ्य उम्र बढ़ाने के लिए क्या होता है, योग होता है। आपको इसका थीम जो है याद रखना है। ठीक है, आगे याद रखिएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था। आपको ध्यान में रखना, सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 21 जून के ही दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा दिन होता है। इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इस दिन को क्या किस रूप में जो मनाने की घोषणा किया है, तो योग दिवस ने। पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, यानी कि योग दिवस मनाने की घोषणा जो किसके द्वारा किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, इस कारण से। पानी लेने आता आयु से। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देख लेते हैं, पीएम स्वनिधि योजना के जो पूरे 6 साल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि योजना के जो पूरे 6 साल हो गया। ठीक है, इसको जो कोरोना काल में शुरू किया गया था 2020 में। इसकी शुरुआत जो है 1 जून को हुआ था। ठीक है, 1 जून 2020 को हुआ था। ठीक है, कब, तो कोरोना काल के समय में हुआ था। और इस टाइम जो है कोरोना काल में जो है रेहड़ी पटरी वालों, यानी कि रेहड़ी जो कि फुटपाथ पर काम करने वाले लोग हैं, जो कि घूम घूम के काम कर रहे थे, उसके लिए, ठीक है, कि जो है मदद के लिए जो है शुरू की गई इस योजना ने जो है 6 साल जो है पूरा कर लिए हैं। इसके तहत जो छोटे व्यापारी को जो है अपना काम फिर से जो है शुरू करने के लिए जो बिना किसी गारंटी के जो 15,000 से 50,000 रुपया तक जो है लेन देन जो है, यानी कि लोन के तौर पर जो है क्या किया जाएगा, तो इसको जो है दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, ये योजना की शुरुआत जो 21 जून 2020 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, यह भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, अब जो है अंतरराष्ट्रीय घटना स्तर को, अभी तक हम लोग किसको पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय घटना स्तर को पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय घटना स्तर को पढ़ने वाले। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय घटना स्तर को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है नए अस्थायी सदस्य। तो ये जो एक इतिहास यहाँ पर बना है। इतिहास क्या बना है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत ही आता है। ठीक, एक संस्था है जो कि क्या है, तो 3 जून 2026 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 27 से 28 कार्यकाल के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूएनएससी कहते हैं। इसमें जो 5 अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव किया गया है, 5 अस्थायी सदस्यों, कितना, 5 जो है अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया है। और इसमें जो है किर्गिस्तान ने जो एक इतिहास बनाया,
किर्गिस्तान क्या किया है, एक इतिहास बना है, और ये इतिहास क्या किया, तो सबसे पहली बार जो है किर्गिस्तान जो है पहली बार जो है सीट जीता, यानी कि आज से पहली बार, यानी कि आज से पहले कभी भी जो है किर्गिस्तान जो है इसमें जो है शामिल नहीं हुआ था। किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है आज से जो है पहले कभी भी जो है किर्गिस्तान जो है शामिल नहीं हुआ है, और पहली बार जो ये जीत हासिल किया है, और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य बना। जबकि जर्मनी जो है इस साल जो है बार जो है क्या हो गई है, हार गई है, आपको याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है अस्थायी सदस्य जो होता है कितना है, 5 है अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कितना है, 5 अस्थायी सदस्य है, आपको याद रखना। और अस्थायी सदस्य का चुनाव नहीं होता, ये सब दिन के लिए परमानेंट है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, तो उस टाइम जो भी ताकतवर देश था वो अपने आप को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है अस्थायी सदस्य के रूप में क्या कर लिया, अस्थायी कर दिया। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। उस टाइम जो यही सारे 5 देश जो था क्या था, शक्तिशाली था। तो ये जो है कभी भी बदलता नहीं, लेकिन अस्थायी जो 10 सदस्य इसमें होते हैं, ये जो है प्रत्येक 2 साल में क्या होता है, इसका जो है चुनाव होता है। कितना साल में, तो प्रत्येक जो है 2 वर्ष में जो है किसका, ये 10 सदस्य का क्या होता है, चुनाव होता है। और प्रत्येक 10 सदस्य जो है क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, इसमें कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें जो है 5 क्या होते हैं, अस्थायी। अस्थायी में 5 कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन होते हैं। और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल केवल कितने वर्ष होता है, 2 साल का, यानी कि 2 साल में जो क्या होता है, उसका चुनाव हो जाता है। इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, न्यूयॉर्क में। किसका, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आगे देख लीजिएगा, कंबोडिया में जो है भारत का यूपीआई लॉन्च हुआ। वाह, भारत का यूपीआई जो है किस देश में लॉन्च हुआ है, कंबोडिया। तो अब जब कंबोडिया जाइएगा ना, तो आपको जो वहां पर जो है कंबोडियन जो है रुपया जो है, यानी कि अपने भारतीय रुपया को जो है वहां के रुपया में जो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट गूगल पे या फोन पे के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, तो वहां पर कोई भी सामान को खरीद सकते हैं। वहां पर जो है भारत का जो है यूपीआई क्या हो गया है, लॉन्च हो गया। ये सबसे बड़ी जो है फायदा होने वाली, इस टाइप से अमेरिका में भी होना चाहिए। ठीक है, और अमेरिका में जो है कभी होगा कि नहीं होगा, ये भी जो है सोचना भी जो है यानी कि बुरा है, क्योंकि डॉलर जो है शतक मारने वाला है। सॉरी, रुपया, यानी कि $1 का जो है यानी कि रुपया का वैल्यू जो है, ठीक है, $1 का जो वैल्यू होता है, ये भारतीय रुपया जो है क्या करने वाला है, शतक मारने वाला। यानी कि $1 बराबर कितना होगा, तो $1 बराबर जो है 100 रुपया जो है पुरने वाला, और बहुत जल्द जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने जो अपनी डिजिटल कूटनीति को जो है आगे बढ़ाते हुए दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश कंबोडिया में जो है क्या किए हैं, तो सफलतापूर्वक यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दी है। अब वहां जाने वाले भारतीय यात्री बिना करेंसी बदले सीधे जो है क्या कर सकते हैं, तो अपने फोन से पेमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी फायदा मिलने वाली है कंबोडिया में जब जाइएगा। तो कंबोडिया की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, इसका राजधानी का क्या नाम है, इसका राजधानी का नाम है नोम पेन्ह। क्या नाम है, नोम पेन्ह जो है इसकी राजधानी का नाम है। और दुनिया का जो है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है कंबोडिया में है, कौन सा, अंकोर वाट का मंदिर, आपको याद रखना। ठीक है, कौन सा, अंकोर वाट का मंदिर, जो कि किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु भगवान के लिए जो है, यानी कि वहां उस मंदिर में क्या है, विष्णु भगवान। ठीक है, और वह भी जो है कहाँ है, कंबोडिया में स्थित, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, आगे जो है G20 शिखर सम्मेलन। देख रहे होंगे जितना भी टॉपिक हम लिए हैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी क्या है, सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछने की जो है लगभग जो है अगर हम बात करें तो 90% चांस बनता है कि ये सारा टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछ ही सकता। इसलिए आपको याद रखना, आपको लग भी रहा होगा कि सारा जो है चुनिंदा टॉपिक को जो है हम लिए हैं करंट अफेयर की क्लास में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं G7 जो है शिखर सम्मेलन। इसमें टोटल कितना देश शामिल है, G7 में 7 देश शामिल है। कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना, इसमें 7 देश शामिल है। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन, अमेरिका। ये सारा इसमें जो है देश शामिल है। कौन कौन सा है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जो है इसमें शामिल है। इसमें याद रखना, भारत जो है इसका सदस्य है नहीं है, याद रखिएगा। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है।
लेकिन जो है अतिथि देश के रूप में जो है इनमें अक्सर जो है आमंत्रित किए जाते हैं। देखिएगा नरेंद्र मोदी जो है यानी कि G7 के जो है बैठक में शामिल हुए हैं, आए हैं, तो वो उसमें क्या होता है, अतिथि के रूप में यानी कि मेहमान के रूप में जो है उसमें जाते हैं, शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना यहाँ से 15 जून से जो है 17 जून 2026 को होने वाले जो है 52वें G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन का जो बैठक इस बार होने वाला है, तो इसका जो है कौन जो है यानी कि किस शहर में किया जाएगा, तो आप यानी मेजबानी कौन करेगा, तो फ्रांस के जो यानी फ्रांस मेजबानी करने वाला है। और किस शहर में होगा, तो एवियन शहर में होगा। कहाँ होगा, एवियन शहर में जो है किया जाएगा, आपको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, ये जो है दलाई लामा को जो है ऐतिहासिक ग्रैमी अवार्ड जो है, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जो है क्यों दिया जाता है, तो ये जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इनको जो है ये अवार्ड मिला है, ठीक है। याद रखिएगा ये 90 वर्षीय है, ठीक है, 90 वर्षीय जो आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा, ये किसमें है, तो 14वें जो है दलाई लामा को जो है उनके स्पोकन वर्ड यानी कि बोले गए शब्दों वाले, ठीक है, स्पोकन वर्ड, ठीक है, जिसको जो है ऑडियो बुक एल्बम मेडिटेशन के लिए जो है संगीत जगत का जो है सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। और वह जो है इस पुरस्कार को जीतने वाला जो तिब्बती बौद्ध धर्म का जो क्या बन गया है, तो सबसे सर्वोच्च नेता बन गया है, यानी कि तिब्बती बौद्ध धर्म में जो है ये दलाई लामा जो है जीतने वाला जो है सर्वोच्च नेता। आज तक वहां पर जो है ये अवार्ड जो है नहीं जीता, और संगीत के क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा अवार्ड जो है यही है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो अमेरिका में जो है दिया जाता है, याद रखिए कहाँ दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है कहाँ दिया जाता है, अमेरिका में दिया जाता है। दलाई लामा को जो है 1989 में, ठीक है, दलाई लामा को जो 1989 में जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मिल चुका है, और वे जो है वे वर्तमान में जो है कहाँ रह रहे हैं, तो भारत के जो है धर्मशाला में रह रहे हैं, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिए। दलाई लामा कहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, और भारत में कहाँ, तो धर्मशाला में रह रहे हैं, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे है भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भारत नेपाल कूटनीतिक बैठक, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो नेपाल के विदेश मंत्री जो है शिशिर खनाल, ठीक है, क्या नाम है, शिशिर खनाल, नेपाल के विदेश मंत्री का क्या नाम है, शिशिर खनाल ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है भारत का दौरा किया है, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जो है सीमा प्रबंधन और जो है व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर क्या हुआ, बैठक हुआ। तो आपको याद रखना है, जो नेपाल के जो है विदेश मंत्री कौन है, शिशिर खनाल, याद रखिएगा, जो कहाँ आए हैं, भारत आए हैं, किससे मिले हैं, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं। और किन किन मुद्दा, तो सीमा के लेकर जो हमेशा विवाद होते रहता है, काला पानी विवाद वगैरह जो है, ये सारा जो विवाद होते रहता है, और यानी कि सीमा प्रबंधन और व्यापार समेत जो है कई मुद्दों पर क्या हुई है, बैठक हुई, आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा भारत और नेपाल की जो है बीच की, यानी कि भारत और नेपाल जो एक दूसरे के साथ जो सटा हुआ है, कितने किलोमीटर सटा हुआ है, 1751 किलोमीटर जो है सटा हुआ है, खुली सीमा है। 1950 की जो है भारत नेपाल शांति और जो है मित्रता संधि दोनों देश के जो कूटनीति रिश्तों का जो है मुख्य आधार है। तो याद रखिएगा 1950 में भारत और जो है नेपाल के बीच जो है शांति और मित्रता का जो है संधि भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना। और भारत और नेपाल की जो है सीमा की लंबाई कितने है, 1751। यहाँ से आप याद रखिएगा जो भारत के साथ जो है सबसे अधिक जो है सीमा जो है सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है, तो बांग्लादेश करता है। कौन सा करता है, तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश करता है। कितना करता है, तो बांग्लादेश जो है 40-96 किलोमीटर का जो है सीमा साझा करता है, आपको याद। और सबसे कम कौन करता है, तो सबसे कम जो है अफगानिस्तान करता है, ठीक है, कितना करता है, तो 106 किलोमीटर का जो है सीमा साझा। और पाकिस्तान को कथिल छोड़े, इसको भी देख लेते हैं, एक मिनट इधर गया, एक मिनट लग रहा, चलिए
पाकिस्तान को हम लोग क्यों छोड़े, थोड़ा पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान जो है भारत के साथ क्या किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, चाइना कितने करता है, चाइना कितना करता है, तो 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। कितना, तो 3488 किलोमीटर का जो सीमा साझा करता है। ठीक है, भूटान कितना करता है, भूटान जो है भारत के साथ कितना करता है, आपको याद रखना है 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, एक और भी याद रखिएगा, म्यांमार, म्यांमार जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो भारत के टोटल जो है कितने पड़ोसी देश है, तो टोटल जो है 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से 2 जो है क्या है, स्थलीय पड़ोसी देश है। याद है, कुल जो है कितना पड़ोसी देश है, तो कुल जो है 9 पड़ोसी देश है, और 2 कितने हैं, तो 2 जो है जलीय पड़ोसी देश है। आपको ये बात जो है याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। इसके बारे में, वैभव सूर्यवंशी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वैभव सूर्यवंशी को जो है आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, जो कि आईपीएल का अवार्ड तो जो है आरसीबी के नाम हुआ, लेकिन जो है आरसीबी की अगर हम बात करें तो आरसीबी जो इस बार का चैंपियन रहा। ठीक है, लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी को देखें तो आईपीएल में जो है सबसे ज्यादा अगर अवार्ड जो है किसी को मिला है, तो वो किसको मिला है, वैभव सूर्यवंशी को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर, ठीक है, ऑरेंज कैप, उसके बाद सुपर सिक्स के मामले में सबसे अधिक सिक्स मारा है, उसमें भी जो है सबसे आगे हैं। ठीक है, तो ये सारा अवार्ड, टाइटल जीता है आरसीबी, लेकिन सारा जो भी जो है मेडल वगैरह था वो कौन जीता है, वैभव सूर्यवंशी। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग जो है वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो ये मात्र जो है 15 साल और 71 दिन, 15 साल और 71 दिन में जो है इंडियन टीम में सेलेक्ट होने वाले सबसे यंग बैट्समैन जो बने हैं भारत के, वो कौन बने हैं, वैभव सूर्यवंशी, जो कि किनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए, तो सचिन तेंदुलकर, जो कि जो है क्रिकेट के जो भगवान भी जो है इनको माना जाता है, इनका रिकॉर्ड को जो है कौन तोड़ते हुए डेब्यू किए हैं, तो वैभव सूर्यवंशी जो है इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। आपको याद रखना। ठीक है, तो वैभव सूर्यवंशी टी20 में ऐतिहासिक चैंप क्या है, तो 6 जून 2026 को, कब, 6 जून 2026 को, 6 जून 2026 को जब बिहार के मात्र 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को जो है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो है टी20 इंटरनेशनल के लिए जो भारतीय टीम में जो है चुना गया है, वह जो है मात्र 15 साल और 71 दिन, कितना, मात्र जो है 15 साल और 71 दिन में जो है वो कहाँ सिलेक्ट हुए, तो इंडियन टीम में जो है शामिल हुए हैं। किनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए, तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। सचिन तेंदुलकर जो है ये 15 साल, ये जो है 16 साल, ठीक है, 16 साल 205 दिन में ये इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे। और वैभव सूर्यवंशी 15 साल 71 दिन में जो है ये कहाँ सेलेक्ट हुए हैं, इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। आपको इतना बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। वैभव ने जो है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जो है रिकॉर्ड तोड़कर जो है वो जो है कहाँ, तो सचिन तेंदुलकर जो हुए थे 16 साल 205 दिन के उम्र में। ठीक है, और वो जो है कितना, तो वो जो है 15 साल और 71 दिन में जो है इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि डेब्यू किया था। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, 1928 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है, आपको याद रखना। ये किनका रिकॉर्ड तोड़े हैं, किनका, तो सचिन तेंदुलकर जी का। आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, फ्रेंच ओपन, जो कि हम लोग यहाँ पर जो है जितना जो है ग्रैंड स्लैम है वो सभी को हम लोग जो है यहाँ पर शामिल किए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, चाहे फ्रेंच ओपन हो, सभी को हम जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए, तो फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें, 2026 जो आयोजन हुआ था, फ्रेंच ओपन का आयोजन जो है 2026 में जो हुआ था, इसमें जो है टेनिस, जिसको क्या कहते हैं, टेनिस ग्रैंड स्लैम, ठीक है,
तो टोटल अगर हम बात करें तो टेनिस में जो है एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो प्रमुख जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यही ग्रैंड स्लैम में जो एक जो हुआ था इस बार 2026 में जो है फ्रेंच ओपन जो हुआ था, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2026 जो टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम हुआ था, ये कब, 7 जून 2026 को जो है पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में जो है जर्मनी के जो है जोवेरेव, ठीक है, और इटली के जो है कौन है, तो याद रखिएगा फ्लेवियो, ठीक है, फ्लेवियो कोबोली, क्या नाम है, फ्लेवियो कोबोली के बीच जो है इनके बीच हुआ था। और इतिहास बनाते हुए कौन इतिहास बनाया है, तो आपको दिख रहे होंगे जो कि कहाँ के है, जर्मनी के है, कौन, तो जोवेरेव जो है ये जर्मनी के रहे हैं, 3 बार जो है ये हार चुके थे, और 3 बार के बाद जो चौथा बार जो है, पहली बार जो है ये क्या जीते हैं, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति बने हैं, ये जो है पहली बार जीते हैं, आपको ये भी बात याद रखना। ये कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, ठीक है, क्या नाम है, जोवेरन जो है किसको हराए थे, याद रखिएगा, तो कोबोली को जो है हरा कर जो क्या जी किए हैं, ये जो है जीते हैं किताब, कौन सा, तो टेनिस ग्रैंड स्लैम में जो आता है फ्रेंच ओपन 2026, इसको जो है कौन जीते हैं, तो याद रखिएगा जोवेरेव, कौन जीते हैं, जोवेरेव जीते हैं, और 3 बार हारने के बाद ये चौथा बार जीते हैं, और पहली बार ये जो है ये जीते हैं टेनिस का ग्रैंड स्लैम, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जो एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं। टेनिस में जो है एक साल में जो है 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, और यूएसए ओपन हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, यूएसए हो गया, यानी कि यूएसए हो गया जो कि अमेरिका का जो है ओपन, अमेरिका में जो ये खेला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछता है यहाँ क्वेश्चन, इसलिए हम जो है इसको लिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, आपको याद रखिएगा, और ये किस से किस महीने में, जनवरी से फरवरी महीने में जो है ये आयोजित किया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है ये जो है इसे जो है रोडेल गेरोस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे जो है रोडेल गेरोस भी जो है कहा जाता है, और ये जो है मई जून में जो है ये जो है खेला जाता है, और ये कहाँ खेला जाता है, तो मिट्टी का कोर्ट या इसे जो है क्ले कोर्ट पर भी जो है इसको खेला जाता है। तो यहाँ से पूछता है फ्रेंच ओपन जो है कहाँ खेला जाता है, तो याद रखिएगा क्ले कोर्ट या मिट्टी के जो है कोर्ट पर जो इसको खेला जाता है। इसको दूसरा नाम इसका क्या है, तो रोलैंड, ठीक है, रोलैंड गैरोस भी जो है इसको कहा जाता है, आपको याद रखना। विंबलडन जो है ये क्या है, तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है, तो विंबलडन है, ठीक है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है, विंबलडन है, और ये कहाँ खेला जाता है, तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि घास के मैदान में जो है इसको खेला जाता है, और ये किस महीना में, तो जून जुलाई में जो है खेला जाता है, आपको याद। यूएस ओपन जो है ये जो है क्या है, तो ये जो है साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है, जो कि अगस्त से सितंबर महीने में खेला जाता है, और ये किस पे खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, आपको याद है। तो हार्ड कोर्ट पर कौन कौन, ऑस्ट्रेलियन और यूएसए ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है किस पे खेला जाता है, तो ये जो है मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन जो है किस पे खेला जाता है, तो ग्रास कोर्ट यानी घास के कोर्ट पर जो है ये खेला जाता है, तो आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको पहले ही बोले थे एक एक चीज जो हम लिए हैं सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण। एक एक चीज जो भी टॉपिक हम लिए हैं सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण है, और ये अगर भारत में लागू हो जाता है, ठीक है, अगर ये जो है कौन फ्लेक्स फ्यूल जो है अगर भारत में लागू हो जाता है, तो भारत में पेट्रोल का भी जो है दाम कमेगा, और इसके साथ साथ भारत में जो किसान जो है मक्का और गन्ना का जो खेती करता है, इसके आय में भी जो है वृद्धि देखने को मिला, क्योंकि ये फ्यूल जो बनता है किससे बनता है, मक्का और जो गन्ना होता है, ठीक है, इसको जब निचोड़ा जाता है इससे जो है मीथेन तैयार किया, सॉरी इथेनॉल तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, इथेनॉल तैयार किया जाता है, और इसी से जो है कौन सा फ्यूल बनाया जाता है, फ्लेक्स फ्यूल बनाया जाता है। कौन सा फ्यूल बनाया जाता है, तो फ्लेक्स फ्यूल बनाया जाता है, और इससे जो है दोनों गाड़ी यानी कि पेट्रोल वाला गाड़ी और डीजल वाला गाड़ी जो है ये दोनों जो है आसानी से इससे चलता है। तो इसके लिए इंजन जो है अलग से बनाना पड़ेगा तब जाके चलेगा, आप उसमें डालिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है क्या किया गया है, तो भारत का पहला जो है E85 फ्लेक्स फ्यूल का
वाहन यानी कि इसकी शुरुआत किया गया है। 5 जून 2026 को भारत में पहली बार जो फ्लेक्स फ्यूल से जो है चलने वाली पैसेंजर कार और जो है E85 फ्यूल स्टेशन को जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। यानी फ्लेक्स फ्यूल का जो है यानी कि जहां से आप लोग लीजिएगा उसको क्या कहते हैं, E85 कहते हैं, ठीक है। किया गया फ्लेक्स फ्यूल इंजन की जो खासियत यह है कि पेट्रोल और इथेनॉल दोनों का मिश्रण बहुत ही आसानी से जो है क्या कर सकता है, चल सकता है, जिससे जो है क्या होगा, प्रदूषण भी कम होगा और ये जो है सस्ता भी पड़ेगा, महंगा भी नहीं होगा। पेट्रोल की तुलना में जो ये क्या पड़ेगा, तो पेट्रोल की तुलना में जो ये सस्ता भी होता है। अब देखिए E85 का मतलब क्या होता है, इसमें जो है 85% जो क्या रहता है, इथेनॉल। और इथेनॉल जो है कहाँ से तैयार होता है, आपको हम बताए थे मक्का और गन्ना, इससे जो है कि क्या तैयार किया जाएगा, इथेनॉल। और 15% जो है इसमें क्या रहेगा, तो पेट्रोल का जो है मिश्रण होता है। याद, इसमें मात्र जो है 15% पेट्रोल का मिश्रण रहेगा और इथेनॉल मुख्य रूप से जो है गन्ने और मक्के से जो है तैयार किए जाते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। E85 मतलब कि 85 मतलब क्या, तो 85% जो है इसमें जो है क्या रहेगा, तो इथेनॉल रहेगा, ठीक है। जो इथेनॉल किससे बनाया जाता है, गन्ने और मक्के से बनाया जाता है, आपको याद रखना। अगर भारत में ये लॉन्च हो रहा है तो भारत में जो है प्रदूषण की मात्रा भी जो है क्या होने वाली है, कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रहा है तो उसमें भी जो है भारत क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत जो है यानी कि नीचे आ सकते, क्योंकि मात्र 15% इसमें पेट्रोल को मिलाना है, 85% गन्ना और जो है ये मक्का का जो है मक्का से ही जो है बना लिया जाएगा इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, नासा का जो है पिक्ड मिशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। चलिए देखिएगा इसके बारे में। तो जून के जो है पहले सप्ताह में अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने जो है नासा ने, ये क्यों किया गया है जानते हैं, जैसे कि आपको पता होगा मोबाइल के बारे में आप लोग देखे होंगे, मोबाइल को आप लोग यूज करते भी है। जैसे इस एरिया का नेटवर्क मान के चलिए, इस एरिया में जो टावर यहाँ पर लगा हुआ अगर वो बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक जो है टावर जो है, मेरे मोबाइल का टावर जो है दूसरे टावर से कनेक्ट हो जाता है। उसी टाइप से ये जो है, इसमें क्या होगा, जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में रहते हैं, जब उसका कनेक्शन छूटेगा तो ऑटोमेटिक जो है दूसरे सैटेलाइट से क्या कर लेगा, अपना कनेक्शन जोड़ लेगा, ठीक है। इस कारण से जो ये मिशन की शुरुआत किया गया। तो जून के जो है पहले सप्ताह में अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा अपने जो है पेक्ट मिशन के तहत जो है बड़ी सफलता हासिल की है। इसकी तकनीकी की मदद से अब जो है अंतरिक्ष यान भी जो है सिग्नल टूटने पर जो है मोबाइल रोमिंग के तरह अपना जो दूसरा सैटेलाइट नेटवर्क से क्या करेगा, जोड़ लेगा। यानी कि जैसे यहाँ का अगर टावर बंद कर देंगे तो क्या होगा, मेरा मोबाइल जो है दूसरे जगह का टावर को जो है कनेक्ट कर लेगा। उसी टाइप से अगर जो है कि सैटेलाइट का कनेक्शन टूटता है तो वो जो दूसरे सैटेलाइट से जो है अपना कनेक्शन कर लेगा। यहाँ से याद रखिए नासा की स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था। वही भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं क्लाइमेट रिसर्च पर जो है MSV 2035 का रिपोर्ट, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्या है, तो क्लाइमेट रिसर्च पर जो है MSV 2035 का रिपोर्ट, इसमें जो है भारत सरकार को सौंपी गई मेगा साइंस विजन 2035। MSV का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगा साइंस विजन 2035। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने जो है अपनी 52.7% बिजली उत्पादन क्षमता सौर और जो है पवन ऊर्जा जैसे जो है गैर जीवाश्म स्रोत से जो है हासिल कर लिया, जो कि जो है भारत की एक जो है बहुत बड़ी पर्यावरण उपलब्धि है। यानी कि ये जो रिसर्च है, क्लाइमेट रिसर्च जो है, ठीक है, क्लाइमेट रिसर्च जो है, अगर हम बात करें मेगा साइंस विजन 2035 की, इस रिपोर्ट में जो है क्या बताया गया, भारत ने जो है कितना, तो 52.52, कितना, तो 52.57, ठीक है, 52.75, यानी कि 52.57% जो बिजली उत्पादन क्षमता जो सौर यानी किस किस से, तो ये जो है सौर ऊर्जा और किससे, पवन ऊर्जा
जैसे जो है गैर जीवाश्म, यानी कि इसमें जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात करें, इसमें जीवाश्म जो है नहीं पाया जाता, ठीक है। ये डायरेक्ट हमको जो है सनलाइट के द्वारा और हवा के द्वारा जो ये ऊर्जा जो है प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको जो है गैर जीवाश्म कहते हैं। तो इस स्रोत से जो हासिल कर ली है, जो कि भारत के एक बहुत बड़ी पर्यावरण उपलब्धि है, आपको याद रखना, ठीक है। भारत का नेट जीरो का लक्ष्य जो है कब है, 2070 है, यानी कि जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है भारत कब तक बना है, 2070 तक बना है। जलवायु परिवर्तन पर जो है ऐतिहासिक पेरिस समझौते 2015 में हुआ था, आपको याद है। यानी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर जो एक समझौता हुआ था, ऐतिहासिक समझौता, वो कब हुआ था, 2015 में। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, आपको याद रखना, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट अगला जो है समुद्र में पाई गई नई प्रजाति, आपको इधर दिख रहा होगा, आप समुद्र से जो है एक कोशिकीय जीव को जो है खोजा गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको क्या कर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, लेकिन इसको जो है नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। इसको माइक्रोस्कोप लगाकर जो है देखा जाता, ठीक है। किसके द्वारा, तो माइक्रोस्कोप लगाकर देखिएगा, तब आपको जो ये क्लियर दिखेगा। ये जो है एक कोशिकीय जीव की जो है समुद्र में खोज किया गया है, ठीक है। तो पुणे के जो है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको ARI कहते हैं, क्या पुणे के जो है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने जो है समुद्र में जो है एक कोशिकीय जीव वाले जो है फोरामिनीफेरा की जो है एक बिल्कुल नई प्रजाति की जो है खोज की है। इसका नाम भारत के नाम पर जो रखा है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो पोटरा ट्रोकेमीना, ठीक है, पोटरा ट्रोकेमीना रखा गया है, जो कि इसका पूरा नाम है पोटरा ट्रोकेमीना भारतेसिया, ठीक है, भारतेसिस, क्या नाम है, पोटरा ट्रोकेमीना भारतेसिस रखा गया है। यह जीव जो है समुद्र में जो है पर्यावरण की संतुलन को क्या करता है, बनाने में मदद रखता है, यानी पर्यावरण संतुलन में भी जो है ये सहायक होता है, आपको याद रखना। और इसका नाम जो है किस पे रखा गया है, इसका नाम जो है भारत के नाम पर रखा है, तो भारतेसिस, ठीक है, पोटरा ट्रोकेमीना भारतेसिस, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है संयुक्त राष्ट्र डैग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र डैग हैमरशोल्ड, जो कि ये पुरस्कार वाला जो है अब शुरू हो गया, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है 5 को टॉपिक खत्म कर लिया, अब जो हम किसको पढ़ने वाले हैं, पुरस्कार को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है डैग हैमरशोल्ड मेडल, ये संयुक्त राष्ट्र के जो द्वितीय महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड, उन्हीं के द्वारा, यानी कि उन्हीं के नाम पर जो ये मेडल जो है डैग हैमरशोल्ड जो पुरस्कार दिया जाता। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर जो है भारतीय शांति सैनिक को जो है मरणोपरांत ये प्रतिष्ठा डैग हैमरशोल्ड जो है मेडल देकर जो है सम्मानित किया। भारतीय यूनाइटेड नेशन शांति मिशन में जो है दुनिया के जो है सबसे बड़े योगदान में जो है एक है, यानी कि याद रखिएगा, ये जो है डैग हैमरशोल्ड जो पुरस्कार दिया गया है, जो भी व्यक्ति जो है, ठीक है, यानी कि जैसे भारतीय सैनिक को जो है ये मरणोपरांत दिया है, कौन किसको मिला है, याद रखिएगा, हरभजन सिंह को दिया गया है और सुजीत कुमार प्रधान को जो है ये पुरस्कार दिया गया, मरणोपरांत जो है मिला है, ठीक है। किस लिए मिला है, तो यूनाइटेड मिशन में जो शहीद हुए थे 2 भारतीय वीरों को जो क्या मिला है, ये सर्वोच्च सम्मान जो है डैग हैमरशोल्ड जो है दिया गया है। और बताया है आपको डैग हैमरशोल्ड जो संयुक्त राष्ट्र के जो दूसरे महासचिव थे, यूनाइटेड नेशन के जो शांति सैनिकों को उनके नीले हेलमेट के कारण जो ब्लू हेलमेट भी जो है उनको कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है नेक्स्ट अगला है एक मिनट कहाँ भाग रहा है, ठीक है। अगला है व्हिटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है, जिसको हम लोग जो है ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। व्हिटली गोल्ड अवार्ड को क्या कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ये जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड जो है वन संरक्षण के लिए जो जमीनी स्तर पर जो है
काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, यानी कि जो भी जमीनी स्तर पर जो वन संरक्षण को, पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम करते हैं उसको जो है ये दिया जाता है। ये जो है किसको मिला है, तो आपको याद रखना है ये अवार्ड जो मिला है परवीन शेख को मिला है, जो कि भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है ग्रीन अवार्ड जो है 2026 में किसे मिला है, तो परवीन शेख को जो है दिया गया, आपको याद रखना। इस पुरस्कार को जो दुनिया भर में जो ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और ब्रिटेन इसकी शुरुआत जो 1993 में किया था, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, प्रमुख नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख नियुक्ति के बारे में देखिए, ये जो है जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, जो कि जो है पटना की हाईकोर्ट की जो है नई चीफ जस्टिस जो है नियुक्त हुई है, जो कि कौन है, इनका नाम है जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। ठीक है, याद रखना आपको। 5 जून 2026 को जो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को जो है पटना उच्च न्यायालय का जो है नया जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए पटना उच्च न्यायालय का जो है नया मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बनी है, तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को जो है बनाया गया है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो है 217 के तहत जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो है क्या की जाती है, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखिए। ठीक है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, आपको याद रखना। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था, आपको ये बात जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अगला है जस्टिस वी मोहन। ठीक है, क्या नाम है, जस्टिस वी मोहन, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो है नई जज है। ठीक है, ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट की नई जज जो है बने हैं। ठीक है, वरिष्ठ वकील वी मोहना जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है जज के रूप में जो है शपथ ली है, और वह जो है सीधे वकील से जो है सुप्रीम कोर्ट के क्या बन गया है, जज बनने वाले जो है पहली दूसरी महिला, और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की जो है 12वीं महिला जज बनी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जो है बनने वाली जो है क्या है, तो दूसरी महिला है। ठीक है, और जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली दूसरी महिला, और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जो है ऐसी, यानी कि इस टाइप से जो है इसका कितना नंबर आता है, तो 12वें स्थान पर आता है, ये महिला जज बन गई। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा तरुण कपूर, जो कि क्या है, प्रधानमंत्री के सलाहकार जो है ये नियुक्त हुए। आपको याद रखना कि केंद्र सरकार ने जो पूर्व IAS अधिकारी तरुण कपूर का जो है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, PMO में जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में जो 1 साल के लिए जो है और बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। यानी कि तरुण कपूर जो है सलाहकार के रूप में क्या किया गया, इनका जो 1 साल और बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट आगे देख लीजिएगा, अगला जो है आगे क्या है, अगला है खलीलुर रहमान, जो कि जो है किसके जो है अध्यक्ष बने हैं, तो UNGA के जो है अध्यक्ष बने हैं, आपको याद रखना। ठीक है, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, कहा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 21वें सत्र के जो क्या चुने गए हैं, तो अध्यक्ष चुने गए। इसका कार्यकाल जो कितना वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है मुख्यालय कहाँ, तो ये जो है अमेरिका के कहा, न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखना है। और इसकी जो है पहली महिला अध्यक्ष जो भारत की कौन बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित के जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो भारत की जो है विजया लक्ष्मी पंडित, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है मरिया मोंटसेराट अल्वाराडो। ठीक है, मरिया मोंटसेराट अल्वाराडो, ये क्या है, तो ये जो है याद रखिएगा एक व्यक्ति है जिनका नाम है पोप लियो 14 ने जो है मीडिया कार्यकारी मरिया को जो है वेटिकन सिटी के संचार विभाग का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह जो है वेटिकन इतिहास में जो है किसी बड़े विभाग का जो है नेतृत्व करने वाली पहली आम महिला बन गई है, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगला है
बिहार के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बिहार विशेष के बारे में देखते हैं जी, ये क्या है। तो बिहार विशेष को अगर देखिएगा तो बिहार और बेगूसराय और उत्तर बिहार के लिए जो है पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम आपको बताए थे, ठीक है, जो कि मुंगेर बेगूसराय और जो है मुंगेर कॉरिडोर भी जो है इसमें शामिल किया गया है इसके तहत, ठीक है। तो जून 2026 में पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है बिहार में जो है नए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी मिली है और इसमें जो है बेगूसराय मुंगेर कॉरिडोर और जो उत्तर बिहार को जोड़ने वाले नए पुल का निर्माण जो पूरी तरह से क्या है शामिल है, इसमें याद रखें। इसके तहत जो किसके किसके बीच, बेगूसराय और मुंगेर कॉरिडोर और उत्तर बिहार में जो भी पुल का निर्माण होगा इसी के तहत जो है किया जाएगा, ठीक है। तो बेगूसराय में जो है याद रखिएगा, बेगूसराय स्थित जो है कांवर झील एशिया के क्या है सबसे बड़ा जो गोखुर झील है, ठीक है। क्या है, गोखुर झील है। 2020 में इसे जो है बिहार का पहला रामशरण स्थल जो है घोषित किया गया था। इसे जो है यानी कि इसको रामशरण साइट जो है कब घोषित किया गया था, 2020 में, जो कि बिहार का क्या था, पहला था। बिहार का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-31 है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, तो मिथिला मखाना, क्या है, मिथिला मखाना, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, मिथिला मखाना के जो वैश्विक निर्यात के लिए नई जो है नीति का जो है निर्माण किया गया, यानी कि भारत में जो है मखाना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, बिहार में होता है, ठीक है। तो इसको जो है विदेश जो है भेजने की जो है तैयारी किया जा रहा था। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने जो है मिथिला मखाना को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर जो है कहाँ, यूरोप और अमेरिका पर जो है व्यापक रूप से जो है निर्यात करने के लिए एक नई मखाना निर्यात नीति लागू की गई है, जिसमें जो है किसानों को जो है आय बढ़ेगी, याद रखिए। यानी कि यहाँ से जो है दूसरे देश में भी जो है क्या किया जाएगा, मखाना को भेजा जाएगा। पूरे भारत का लगभग जो है 85 से 90% मखाना अकेले केवल जो कहाँ होता है, तो अकेले केवल जो है बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। 2022 में मिथिला मखाना को जो है भारत का जो है क्या किया गया था, तो भारत के द्वारा जो GI टैग भी जो है दिया गया था, याद रखिए, ठीक है। मिथिला मखाना को जो है कब जो है GI टैग मिला था, तो 2022 में मिला था, ये आपको याद रखना, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, दरभंगा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट अगला हम लोग देख लेते हैं, नीति आयोग की जो है डेल्टा रैंकिंग, ये बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जो है बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नीति आयोग की अगर हम लोग जो है बात करें डेल्टा रैंकिंग की, तो नीति आयोग द्वारा जो जून 2026 में जारी जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो है डेल्टा रैंकिंग में जो है बिहार के जमुई बांका जिलों ने जो है कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में जो है बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में क्या किया है, टॉप 5 में जो है अपनी जगह बनाई है, आपको याद रखना, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। योजना आयोग को हटाकर जो है क्या किया गया था, इसको लाया गया और इसके अध्यक्ष जो देश के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो पहले जो है इसको किस नाम से जाना जाता था, पहले इसको जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था और योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे, योजना आयोग के, क्योंकि यही है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और योजना आयोग बोले या अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज कर क्या किया गया है, नीति आयोग किया गया है। देखकर अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास जो है क्या हो गया है, यहीं पे समाप्त हो गया है, ठीक है। तो ये जितना भी था एक एक टॉपिक जो हम लोग जो डिफाइन किया और सारा सारा टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है इस वीडियो को जो है पूरा देख लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के पास, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।